जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को दोस्तों शेयर भी कर देना है अपने मित्रों तक। ठीक है, अब अपन निरंतर अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। शुरुआत से अध्ययन कर रहे हैं, ओल्ड पेपर पर अध्ययन कर रहे हैं, पुराने प्रश्नों पत्रों पर अध्ययन अध्ययन कर रहे हैं, है ना। अब जितने भी साथी हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, और जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, है ना। यहाँ पर दोस्तों आपका 10 तारीख को एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, उस प्रतियोगिता में आपको भाग लेना है ना। तो ये सेल्फ स्टडी क्लासेस दोस्तों, इस प्रतियोगिता में, इस ऐप में आपको हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण की दोस्तों यहाँ पर बढ़िया प्रतियोगिता आयोजित की गई, उसको आपको ज्वाइन जरूर करना है, उसमें आपको जरूर भाग लेना है। ठीक है, आपको ऐप में क्या करना है, प्ले स्टोर में क्या करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करना है, और दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल पर। और ये जो प्रतियोगिता आयोजित की गई है ये 10 फरवरी 2021 को दोस्तों ये टेस्ट प्रतियोगिता है। कौन बनेगा चैंपियन, किसके आते हैं टॉप 3 रैंक से, देखते हैं, है ना। तो दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, और जिन भी साथियों को कोर्स परचेस करना है टीजीटी, पीजीटी, मास्टर कैडर आदि एग्जामों के लिए, तो दोस्तों हिंदी साहित्य का ट्रिकी कोर्स, हिंदी साहित्य का विस्तृत कोर्स, हिंदी व्याकरण का साथ में उसी में रहेगा। ये कोर्स अभी 1200 रुपए में है, यानी कि 50% ऑफ में आपके लिए उपलब्ध किया है ना। और साथ ही दोस्तों 3000 प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज है, 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है, जिसमें दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज अभी 550 में मिलने वाली है। तो जो भी साथी इस टेस्ट सीरीज को लगाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं दोस्तों, और एडमिशन लेकर के अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सभी लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए? तो जल्दी से बता दो कि सर हम तैयार हैं। धनराज साहू जी, गीतिकार रेखा तड़के जी, बता दो जल्दी जल्दी से। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? मैथिली कोकिल का बताना है। बहुत बढ़िया हेमा जी, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? 4 विकल्प हैं आपके सामने, 4 में से आपको दिए जाते हैं 2 सेकंड। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं, ये चीज आपको बतानी है ना। तो सभी लोगों ने 4 विकल्प देखे, तुलसीदास, जायसी, विद्यापति और नंददास। ठीक है, तो मैथिली बोली का यहां पर पूछा गया। जब तक मैं आपको बता दूं कि दोस्तों तुलसीदास तो अवधी बोली के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, है ना। इन्होंने अवधी भाषा में क्या लिखी, रामचरितमानस लिखी। जायसी जी ने भी अवधी भाषा का प्रयोग किया दोस्तों, है ना। और नंददास आदि ने ब्रज भाषा का उपयोग किया। तो यहां पर अपन ने देखा कि जायसी ने भी अपनी पद्मावत को अवधी भाषा में लिखा, तुलसीदास ने अपनी रामचरितमानस को अवधी में लिखा। लेकिन मैथिली की बात आई है तो मैथिली बिहारी हिंदी की बोली मानी जाती है, और मैथिली के लोकप्रिय कवि माने जाते हैं कौन? विद्यापति, है ना। अब विद्यापति क्यों माने जाते? बोले सर इन्होंने इनकी पदावली लिखी थी, इन्होंने मैथिली भाषा में इनकी एक रचना थी पदावली। ये पदावली इन्होंने लिखी थी मैथिली भाषा में, और ये पदावली बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है विद्यापति की, इसलिए मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि माने जाते हैं कौन? विद्यापति। ठीक है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति हैं। और दोस्तों आदिकाल में विद्यापति जैसे श्रृंगारी कवि भी हुए हैं जिन्होंने मैथिली भाषा में पदावली की रचना की, और वे मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे, है ना। और विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनय जयदेव, कवि शेखर नामों से जाना जाता है। अगर आपसे यहां पर पूछा जाएगा कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता, आप लगाओगे विद्यापति। आपसे पूछा जाएगा अभिनय जयदेव किसे कहा जाता, आप लगाओगे विद्यापति। कवि शेखर की उपाधि किसे मिली, आप लगाओगे विद्यापति। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा। जब तक आपको दोस्तों अगला उत्तर बताना है, अनिल कुमार जी अगला प्रश्न बताना कि निम्न में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है। पुष्पदंत की रचना कौन सी नहीं है? तो 4 विकल्प हैं आपके सामने, महापुराण, जय कुमार चरियू, जसहर चरियू और पय्युम चरियू। अब इनमें से हमें पुष्पदंत जी को बताना है ना। और पुष्पदंत या फिर पुष्य या पुण्य, शिव सिंह सेंगर ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है दोस्तों। पुष्य या पुण्य कहा जाता है, और इन्हें ही अनेक विद्वानों ने पुष्पदंत को ही माना है कि जो पुष्य या पुण्य हैं वो पुष्पदंत ही हैं।
है ना, और कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है, ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर 4 विकल्प है दोस्तों। महापुराण, ये तो पुष्पदंत की है। जस हर चरियु, ये भी पुष्पदंत की है। जय कुमार चरियु, ये भी पुष्पदंत की है। अब कौन सी नहीं है? पयोम चरियु नहीं है। ये अपन ने पढ़ा था कि सर जो पयोम चरियु है ये तो स्वयंभू का महाकाव्य है। तो यहाँ पर देख लेते हैं अपन, यहाँ पर थोड़ा सा आताते हैं कि प्रश्नगत रचनाओं में पयोम चरियु पुष्पदंत की रचना नहीं है, बल्कि स्वयंभू की रचना है। और स्वयंभू की अन्य रचनाएं रेट्ठड्यामी चरियु, स्वयंभू छंद आदि हैं, जबकि महापुराण, जय कुमार चरियु, जसहर चरियु पुष्पदंत की रचनाएं मानी जाती हैं। तो पयोम चरियु कई बार पूछी गई दोस्तों। ये रचना है राम काव्य पर आधारित, ये महाकाव्य माना जाता है पयोम चरियु। तो ये याद रख लेना। और ये स्वयंभू की रचना है सतीश सिंह जी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सरहपा का संबंध आपको चयन करना है, सिद्ध साहित्य से, रासो काव्य से, नाथ साहित्य या फिर जैन साहित्य से। तो सरहपा का संबंध है ना, सरहपा के बारे में अपन ने कई बार पढ़ा सोनू सिंह जी कि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? आप बता देते हो, राहुल सांकृत्य ने। सरहपा की रचना कौन सी है? बोले सर दोहा कोश, है ना, ये भी आपने पढ़ा है। और दोस्तों सरहपा इस 84 सिद्धों में से प्रथम माने जाते हैं सरहपा साहब। और ये सिद्धों की बात आती है तो सिद्ध साहित्य, है ना, आदिकालीन कवि सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। और सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। और रासो साहित्य से चंद्रवरदाई, जगनेक, नरपति नाल आदि रचनाकार ये रासो साहित्य से संबंधित माने जाते हैं, है ना। और नाथ साहित्य से गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ आदि ये गोरखनाथ साहित्य से माने जाते हैं। ठीक है। और जैन साहित्य से शालिभद्र सूरी हैं, जिनदत्त सूरी हैं, आचार्य देवसेन हैं, है ना, और दोस्तों आसगु हैं और विजय सेन सूरी, ये सभी जैन साहित्य से संबंधित माने जाते हैं। जहां पर अपन देखते हैं कि श्रापकाचार एक रचना मानी जाती है, श्रापकाचार, और श्रापकाचार के रचनाकार माने जाते हैं कौन? देवसेन। और इन्होंने रचना की थी 933 ईस्वी में, 933 ईस्वी। ठीक है, श्रापकाचार की। और यहाँ पर आपको शिलांकित कृति के बारे में बताना। बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, उत्तर क्या हो जाएगा? शिलांकित कृति कौन सी है? पाहोड़ दोहा है, राउलवेल है, प्राकृत पेंगलम या फिर वर्ण रत्नाकर। तो इनमें से हमें 4 में से चयन करना है आपको कि शिलांकित कृति कौन सी है। अब 4 विकल्प है। शिलांकित मतलब शिला पर अंकित है, जो अभी तक अपन ने कागज पर अंकित पढ़ी थी, अब शिला पर अंकित कृति भी देख लो यहाँ पर। तो शिला पर अंकित कृति कौन सी है वो बताना है। तो यहाँ पर आपने बताया है कौन सी है शिलांकित कृति, है ना। तो बिल्कुल सही आंसर बताया है आप लोगों ने कि सर जो राउलवेल है, राउलवेल ये रोड़ा कवि की रचना है। राउलवेल रोड़ा कवि की रचना है और ये शिलांकित कृति मानी जाती है। और ये मालवा मालवा मध्य प्रदेश, मालवा मध्य प्रदेश में एक शिलांकित, शिला में अंकित कृति मानी जाती है, ये रोड़ा कवि की राउलवेल। ठीक है, ये तो सभी को पता है कि राउलवेल शिलांकित कृति है, जिसके रचयिता कौन माने जाते हैं? रोड़ा कवि। और ये 10वीं शताब्दी में रचित गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना। निम्न में से बताइए कौन सा चंपू काव्य है? तो ये राउलवेल, ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, ये 10वीं शताब्दी की रचना है, ये भी याद रख लेना है दोस्तों। और इस ग्रंथ की नायिका है राउल, और राउलवेल से हिंदी की नक्शिक वर्णन परंपरा का प्रारंभ माना जाता है। एक क्वेश्चन और यहां से पूछा जाता है आपसे, आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि बताइए कि किस रचना से नक्शिक परंपरा का प्रारंभ होता है? तो नक्शिक परंपरा का प्रारंभ इसी राउलवेल से होता है। राउलवेल के रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि हैं। कि किस शताब्दी की रचना है? तो ये 10वीं शताब्दी की रचना है। ठीक है, और ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है राउलवेल। तो इतनी चीजें आपको याद रख लेनी है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है, तो क्या नाम है? शालिभद्र सूरी की रचना कौन कौन सी है? 4 विकल्प हैं। एक तो नेमिनाथ रास है, दूसरा भरतेश्वर बाहुबली रास है, दोस्तों सुमति गढ़ी है ना, और जयमंक जस चंद्रिका है। यानी कि उत्तर आपका 30 का उत्तर आपको चयन करना है ना। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम बताना है। तो आपने बिल्कुल सही, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास, है ना। भरतेश्वर बाहुबली रास, इसको गणपति चंद्रगुप्त ने दोस्तों
हिंदी की प्रथम रचना माना और शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि भी माना है ना। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो आपको लगाना गणपति चंद्रगुप्त ने। भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना? तो आपको लगाना भरतेश्वर बाहुबली ये गणपति चंद्रगुप्त ने। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला यहाँ पर अपन ने देखा कि जो शालिभद्र सूरी की रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है 1184 ईस्वी में रचित 205 छंदों का खंड काव्य है ये, है ना, भरतेश्वर बाहुबली रास। जबकि सुमतिगढ़ द्वारा रचित नेमिनाथ रास और मधुकर द्वारा रचित जयमंग जसचंद्रिका ये मानी जाती हैं, है ना। सुमतिगढ़ी द्वारा रचित है ये नेमिनाथ रास, ये तो आपको याद रखना ही है। साथ ही मधुकर द्वारा रचित है जयमंग जसचंद्रिका। ठीक है, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को दोस्तों अपने मित्रों को शेयर जरूर करना है। ठीक है, चलिए तो बता दीजिए, 4 विकल्प है हमारे सामने, 4 में से आपको उत्तर का चयन करना है कि शालिभद्र सूरी की रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है, ये तो अपन ने पढ़ लिया। लेकिन अमीर खुसरो बताना है कि किस नाम से जाने जाते थे। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तूती हिंद नाम से, तोता हिंद नाम से, सितारे हिंद नाम से, या फिर सरहिंद नाम से। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। अमीर खुसरो की बात आती है, आदिकाल के अंतिम कवियों में से माने जाते हैं अमीर खुसरो जी। और आपका उत्तर जो आप लोगों ने बताया है 31 का बिल्कुल राइट आंसर सभी लोगों ने, है ना। विजय राज जी, धनराज, ज्योति जी, कुलदीप जी, नितिका जी। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो वो जाने जाते थे तोताए हिंद, है ना। तोताए हिंद, इनकी अपन ने मुकरियां पली हैं, पहेलियां पढ़ी हैं, और ये तोताए हिंद, है ना। और दोस्तों इन्हें हिंदुस्तान की तूती कहा जाता था, तूती, है ना। तो अमीर खुसरो चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित थे, ये भी याद रख लेना। इनका जन्म एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था, ये भी याद रखना है, एटा जिला के। और इनके पिता का नाम था सैफुद्दीन महमूद, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनके गुरु का नाम क्या था? कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया, है ना। विद्वानों ने इन्हें तूती हिंद कहा, यानी कि हिंदुस्तान की तूती कहा। और ये सूफी संत थे तथा खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खालिक बारी, है ना दोस्तों, और मुकरियां, पहेलियां, दो सुखने और गजल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। किसकी किसकी मानी जाती हैं? अमीर खुसरो की मानी जाती हैं। आपको अब बताना यहाँ पर उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन के रचयिता कौन माने जाते हैं? ये आंसर बताओ, उत्तर बताना है दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही है, तोताए हिंद नहीं, सॉरी, तूतीय हिंद है ना, तूतीय हिंद, तूतीय हिंद इसका सही हो जाएगा। अमीर खुसरो तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते थे, है ना। तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तूतीय हिंद, ये हिंदुस्तान की तूती, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, अगला बताना उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन के रचयिता बताना है जिनदत्त सूरी, जिनधर्म सूरी, या फिर शालिभद्र सूरी, या फिर धनपाल। यानी कि 32 का आंसर हमें बताना है। ठीक है, तूतीय हिंद है, तूतीय हिंद, तूती, हिंदुस्तान की तूती, है ना। तो यहां पर उपदेश रसायन के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। तो उत्तर यहां पर बिल्कुल सही है दोस्तों। उपदेश रसायन रास आपसे पूछा गया है, तो जिनदत्त सूरी, जिनदत्त सूरी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है, जिनदत्त सूरी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये जिनदत्त सूरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपदेश रसायन रास के रचयिता। उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी का यह ग्रंथ है दोस्तों। 12वीं शताब्दी में 810 पद्यों का नृत्य गीत काव्य माना जाता है। जबकि भविष्यत कथा के रचयिता कौन है? धनपाल, ये तो अपन ने कई बार पढ़ा। स्थूलभद्र के रचयिता कौन है? तो जिनधर्म सूरी हैं। और भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? तो शालिभद्र सूरी। यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, आपसे पूछा जाएगा भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? आप बताओगे शालिभद्र सूरी। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो आप बताओगे जिनदत्त सूरी, है ना। और दोस्तों भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? तो आप बताओगे धनपाल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि बताना है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है।
अपभ्रंश का वाल्मीकि कई बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अपभ्रंश का वाल्मीकि किससे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि सरहपा को, पुष्पदंत को, स्वयंभू को या फिर हेमचंद्र को? तो आपको पता है दोस्तों कि अपभ्रंश का जो वाल्मीकि कहा जाता है वो सभी लोगों ने बता दिया कि सर अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। किसे कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि? स्वयंभू को। और अपभ्रंश के प्रथम महाकवि भी माने जाते हैं स्वयंभू, है ना। हिंदी का इन्हें प्रथम कवि माना है किसने? राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। ये स्वयंभू को याद रख लेना। पुष्पदंत के बारे में तो अपन पढ़ ही चुके हैं कि इन्हें अभिमान मेरु कहा जाता था। पुष्पदंत को महापुराण इनका ग्रंथ है ना। अब यहाँ पर अपन आते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है ना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। किसने माना? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? तो स्वयंभू को माना। स्वयंभू 8वीं सदी दोस्तों के आसपास विद्यमान थे और इनको ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। और इनके 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, एक तो पयुमचर्यु, रिट्ठनेमिचर्यु और स्वयंभू छंद, है ना। जबकि पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है, तो हिंदी का भवभूति कहा जाता है दोस्तों पुष्पदंत को। और हिंदी हिंदी का क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हिंदी का भवभूति कहा जाता है पुष्पदंत को। और दोस्तों ये कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। ये 2 क्वेश्चन आपको याद रख लेना, ये हमेशा पूछे जाते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को और दोस्तों यहाँ पर हिंद पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति, है ना। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, किस कवि को अभिनय जयदेव नाम से जाना जाता है? किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? विद्यापति, भवभूति, नरसिंह मेहता या फिर रविदास? यानी कि किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है, ये हमें चयन करना है दोस्तों। अभिनव जयदेव अपन ने कई बार पढ़ा है। अभिनव जयदेव, है ना, कवि शेखर, है ना, मैथिल कोकिल, ये चीजें अपन ने पढ़ चुके हैं दोस्तों, कई बार आपको बताई भी हैं। तो इन चीजों को अपन को भूलना भी नहीं है। प्रश्न भी बढ़िया है कि किस कवि को अभिनय जयदेव कहा जाता है, तो आपको पता है, बोले सर विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता है ना। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं विद्यापति और उत्तर आपका चला जाता है विद्यापति की तरफ। ठीक है, तो ये नंबर आपका सही हो जाता है। आदिकालीन कवि विद्यापति को अभिनय जयदेव के नाम से जाना जाता है। यह उपाधि तिरहुत के राजा शिवसेन ने इन्हें दी थी। दोस्तों अभिनय जयदेव की उपाधि किसने दी थी? इन्हें राजा शिवसेन ने दी थी और ये तिरहुत के राजा थे शिवसेन, इन्हें उपाधि दी थी अभिनय जयदेव की। और विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया। जैसे कभी आपसे पूछा जाए कवि शेखर विद्यापति, कवि कंठाहार विद्यापति, नव कवि शेखर, खेलन कवि भी इन्हें कहा जाता है ना, दशावधान, और दोस्तों इन्हें पंचानन भी इन्हें कहा जाता है विद्यापति को, मैथिल कोकिल भी इन्हें कहा जाता है। तो ये सारी दोस्तों अपन को उपाधियां, इनको जरूर पढ़ना है। ठीक है, अब यहां पर आपको बताना है, रोज भैया रोज अपना आदिकाल से चल रहा है, निरंतर चल रहा है। और विद्यापति तिरहुत के राजा शिवसेन और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे, है ना। और इनके द्वारा रचित जो है ग्रंथ पदावली है, कीर्ति लता है, कीर्ति पताका है, भू परिक्रमा है, पुरुष परीक्षा, लिखनावली आदि इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। और कल अपन ने देखा था कि इनकी कुल मिला के 16 रचनाएं थी। 16 रचनाओं के बाद दोस्तों 16 रचनाओं के बाद इनकी जो 16 रचनाएं थी, 16 में 3 अवहट्ट की थी और दोस्तों ये 2 अवहट्ट की थी और 1 मैथिली की थी, है ना। तो इस प्रकार से 13 इनकी संस्कृत की थी, 1 मैथिली और 2 अवहट्ट की। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन अपन यहां पर देखते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन होगा वो यहां पर आ जाता है दोस्तों। वो क्या आ जाता है, वो आपको चयन करना है कि कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्ति पताका है या फिर चर्यापद है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है या फिर वर्ण रत्नाकर है। ये आपको चयन करना है कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे,
जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप जरूर डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ऐप आपको डाउनलोड करना है, जहां पर अगर आप हिंदी साहित्य में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हिंदी साहित्य में एडमिशन लेकर के पढ़ सकते हैं, ट्रिक से पढ़ सकते हैं, विस्तृत अध्ययन और टॉपिक वाइज टेस्ट लगा के पढ़ सकते हैं। तो कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है ये आपको चयन करना। तो अपन ने कई बार पढ़ी है दोस्तों उस रचना के बारे में, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों 4 रचनाएं दी हैं और आपने उत्तर चयन किया है। तो यहाँ पर एक चर्या पद भी दी है, वर्ण रत्नाकर भी दिया है, कीर्ति पताका भी दिया, लेकिन आपने उत्तर जो चयन किया है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर पंडित की रचना मानी जाती है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, है ना। और ये रचना व्याकरण ग्रंथ मानी जाती है दोस्तों, ठीक है। और अपन ने कई बार पढ़ा है कि जो वर्ण रत्नाकर है ये ज्योतिष ठाकुर की रचना है, ये तो कई बार पढ़ा। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में रचित व्याकरण ग्रंथ है और इस ग्रंथ के रचयिता आदिकालीन कवि दामोदर शर्मा है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार दोस्तों इस ग्रंथ में वाराणसी के आसपास का वर्णन मिलता है, ठीक है। इनको हम याद रखेंगे। और दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है। प्रबंध चिंतामणि बताना है दोस्तों, है ना। कई बार मैंने आपको बताया कि हमें काय का प्रबंध करना है, बोले सर हमें मेरू का प्रबंध करना। मेरू अपन बोलते हैं मेरू पर्वत, उनका क्या करना है, प्रबंध करना है। प्रबंध करना है, काय का करना है, मेरू का करना है। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता दामोदर पंडित, रोड़ा कवि, कवि आसगु या फिर मेरू तुंग। 36 का आंसर तो लगभग सभी लोग समझ गए। बोले सर प्रबंध करना है हमें, काय का प्रबंध करना है, मैंने कहा मेरू का करना है। तो मेरू तुंग इसके रचनाकार हो जाएंगे। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है, मेरू तुंग, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता जैन आचार्य मेरू तुंग हैं। और इस ग्रंथ में दोस्तों धाराधिपति मुंज के दोहों का साहित्यिक महत्व सबसे अधिक है और ये दोहे अपभ्रंश भाषा में हैं, जबकि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर पंडित हैं, ये तो पता ही है। राउलवेल के रचयिता रोड़ा कवि हैं, है ना। चंदन बाला रास, ये आसगु आसोग या फिर आसगु भी मिलता है कहीं कहीं लिखा, इनकी रचना है, ये आपको याद रख लेना, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि आगम बे आ पुराणे पंडित, है ना, ठीक है वंदना जी बहुत बढ़िया, है ना। पंडित मान बहंती पक्क श्रीफल अली आजिमी बाहे रित भ्रमयंती, ये काव्य पंक्तियां किसकी मानी जाती हैं। 7 का उत्तर आपको चयन करना है। 7 का सरहपा, कंडपा, डोम्बिपा या फिर कुकीरूप्या, यानी कि 7 का आंसर आप लोग चयन करेंगे। आगम बेया पुराणे पंडित मान बहंती, है ना, पक्क श्रीफल अली आजिमी बाहे रति भ्रमयंती, ये काव्य पंक्तियां किसकी मानी जाती हैं, किसकी पंक्तियां हैं ए। और उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है 37। 37 का आंसर क्या हो जाएगा, 37 का आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि आगम बे पुराणे पंडित मान बहंती, है ना, पक्क श्रीफल अलिया जिमी वाहे रति भ्रमयंती, ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं, ये कंडपा की हैं। कंडपा यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, कंडपा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। यहां पर देखते हैं दोस्तों कि आगम बे या पुराणे पंडित मान बहंती, ये कंडपा की मानी जाती है ना। गंगा जमुना माझे बहाइरे नाई, है ना, तहे बुडीली मातंग यो या लीले पार करेई, ये डोंबिपा की रचना है, ठीक है। जही मन पवन ना संचरई रवि शशि नाही पवेश, और तहिबत चित्त विषाम करू सरेहे कहियु वेश, ये सरहपा की है। सरहपा ससुरी निंद गेल बहुड़ी जागए कानेट चोर नीलका गई मा गए, ये कोकिरुप्पा की रचना है। ये रचना, ये पंक्तियां पूछी गई हैं दोस्तों, इनको हमें याद रख लेना। आगम बेया पुराणे पंडित मान, ये कन्नपा की मानी जाती है, ठीक है, इसको याद रख लेना है। गंगा जमुना माझे बहाई रे नाई, ये डोंबिपा की है। ये नेट एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम में पूछी गई ये पंक्तियां हैं, है ना। तो इनको अपन को याद रख लेना है दोस्तों। आगम बेया पुराणे पंडित मान बहंती कंडपा, गंगा जमुना माझे बहिरे नाई डोंबिपा, है ना, जही मन पवन न संचरई, ये सरहपा की रचना। ये पंक्तियां पूछी गई हैं कई बार, इनको याद रख लेना है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका
रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? रचना काल की दृष्टि से बताना है, 38 का आंसर बताना है। 38 में आंसर क्या हो जाएगा आपका? रचना काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम बताना है, 38 का आंसर बताना है। बताओ पुष्पदंत, यहां पर 38 का आंसर चयन करना है सभी लोगों को कि रचना काल की दृष्टि से निम्न कवियों का सही अनुक्रम क्या है। सही अनुक्रम चयन करना है और सही अनुक्रम की यहाँ पर बात हुई है ना? चूंकि अपभ्रंश के कवि हैं दोस्तों, और अपभ्रंश में आपको पता है कि सबसे पहले नाम लिया जाता है स्वयंभू का। स्वयंभू, पुष्पदंत, अद्दहमाण, अद्दहमाण यानी कि अब्दुल रहमान और हेमचंद्र। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो स्वयंभू 8वीं शताब्दी, है ना? पुष्पदंत 10वीं शताब्दी, ठीक है। अद्दहमाण 12वीं-13वीं शताब्दी के माने जाते हैं, और दोस्तों ये माने जाते हैं हेमचंद्र जी 11वीं शताब्दी के। ठीक है, तो इनको आपको याद रख लेना है ना? फिलहाल इसके अनुसार ये उत्तर सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। चूंकि हेमचंद्र यहाँ आना था, यहाँ पर उसके बाद अद्दहमाण आना था। ये 12वीं-13वीं शताब्दी के और ये 11वीं शताब्दी के हैं। चूंकि ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो इसके अनुसार ऑप्शन की अगर माने तो ऑप्शन सी सही होगा, है ना? तो यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लो कि स्वयंभू 8वीं शताब्दी के हैं, है ना? और पुष्पदंत है 10वीं शताब्दी के, फिर हेमचंद्र 11वीं के, और अद्दहमाण जो है अब्दुल रहमान ये 12वीं-13वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, तो इनको आपको दोस्तों थोड़ा सा चेक कर लेना, मतलब ये आपको नोट्स कर लेना है। स्वयंभू किस काल के हैं, पुष्पदंत किस काल के हैं, किस शताब्दी के हैं, अद्दहमाण और हेमचंद्र के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना? यहाँ पर आते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पर कि डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या सगा नुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के दोस्तों तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का, यहाँ पर अच्छे से अपन पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आ जाओ, थोड़ा सा यहाँ पर आ जाओ, इस प्रश्न को देखेंगे कि डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की बाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुगा दोस्तों भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, है ना? सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन माना जाता है। इसको नोट्स कर लो, यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कुंडलिनी उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? कुंडलिनी उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? बढ़िया प्रश्न है। नाद कहते हैं, बिंदु कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, या फिर सिद्धि कहते हैं? क्या कहते हैं? 40 का आंसर आपको बताना है। 40 का आंसर सभी लोग बताएंगे। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? और उसे जो कहते हैं दोस्तों 40 में बिल्कुल सही आंसर बताया लवली जी। उसे कहते हैं, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नाद। उसे क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। और उत्तर आपका एक की तरफ चला जाता है, नाद की तरफ चला जाता है। वेरी गुड आंसर। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे नाद कहते हैं। नाद और बिंदु संज्ञाएं दोस्तों वज्रयान सिद्धों में बराबर चलती रहीं। गोरख सिद्धांत में इसका उल्लेख मिलता है। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते हैं। नाद और बिंदु, है ना? और नाद, नाद संप्रदाय में हठ योग मूलता है देह शुद्ध का साधन है। देह शुद्धि और प्राणायाम से मन एकाग्र कर लेने के पश्चात कुंडलिनी को जागृति करता है, और महाकुंडलिनी में ही व्याप्त शक्ति का समाहार होता है। और घट के भीतर चक्रों की कल्पना की गई है जिनसे होती हुई कुंडलिनी दोस्तों ब्रह्मरंध्र तक पहुंचकर
सिद्धि की अनाहत घोष करती है। तो यहाँ सीधा सा क्वेश्चन है कि कुंडलिनी के उद्बद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नाद। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही अजीब क्वेश्चन है ना। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है, यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिए हैं, प्रबंध चिंतामणि, है ना, रणमल्ल छंद, जय चंद्र प्रकाश या फिर जय मयंक जस चंद्रिका। इनके कवियों को आपको बताना है, कवि बताना है दोस्तों कि इनके कवि कौन हैं। सभी लोग इनके कवियों को चयन करेंगे, इसके कवि कौन है ना। 4 विकल्प यहाँ पर नीचे आपको दिए हैं, ये 4 विकल्प भी आपको दिए जाते हैं, इनमें से आपको चयन करना है दोस्तों। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर बताएं सभी लोग। तो यहाँ पर दोस्तों जो उत्तर है वो उत्तर है क्या? प्रबंध चिंतामणि, है ना। प्रबंध चिंतामणि आपने लगाया, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो बोले सर हाँ मेरुतुंग, ये मेरुतुंग आ गए, वेरी गुड। जयचंद प्रकाश, रणमल छंद, रणमल छंद की रचनाकार कौन है? तो रणमल छंद के श्रीधर हैं, बिल्कुल सही है। जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश के कौन है? तो जयचंद प्रकाश के भट्ट केदार, और जय मंग जस चंद्रिका ये मधुकर कवि की है ना। तो यहाँ पर अपन ने प्रबंध चिंतामणि पढ़ ली, है ना, मेरुतुंग की रचना है। रणमल छंद श्रीधर की पढ़ लिया। जयचंद प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं। जय मंग जस चंद्रिका के रचनाकार मधुकर कवि हैं, है ना। बिल्कुल सही है, ये आपको नोट्स करना है, ये आपको नोट्स करना है, ठीक है। अब अगला बताना है, बिल्कुल ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये प्रबंध चिंतामणि 1304 जैना 4 मेरुतुंग की, रणमल छंद है श्रीधर जी की, है ना, इसको अपन को देखना है। फिर यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा और पढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आ जाओ, जयचंद प्रकाश ये भट्ट केदार की हो गई 1224 की, ठीक है। और जयमंग चंद्रिका हो गई मधुकर कवि की। लखम सेन पद्मावती 1459 की दामोदर कवि की रचना हो गई, ठीक है। ये बताना है आपको पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन माने जाते हैं? पुरुष परीक्षा, ये प्रश्न क्रमांक 42 का आंसर सभी लोग चयन करेंगे कि पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है, किस कवि की रचना है। और इसका आंसर क्या है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है, विद्यापति, गोरखनाथ या फिर आचार्य देवसेन की रचना है। तो पुरुष परीक्षा आपको प्रश्न दिया गया, और पुरुष परीक्षा जो आपने उत्तर बताया कि सर पुरुष परीक्षा के जो रचनाकार हैं, पुरुष की परीक्षा होगी कि इसमें विद्या है कि नहीं है ना। बोले सर पुरुष परीक्षा, पुरुष की परीक्षा कर लो कि इसमें विद्या है कि नहीं है ना। तो विद्या का पता करना है पुरुष की, तो परीक्षा कर लो। तो पुरुष परीक्षा विद्यापति, है ना। और पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना जो संस्कृत भाषा में है, और संस्कृत भाषा में विद्यापति की अन्य रचनाएं अगर देखें तो यहाँ की स्यौ सर्वस्व सार, गंगा बाई पावली, दुर्गा भक्त तरंगणी, भू परिक्रमा इनकी रचना है। दान वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली और गया पंतलक, वर्ण कृत्य इत्यादि ये इनकी संस्कृत की रचनाएं मानी जाती हैं। अब हट्ट में इन्होंने 13वीं शताब्दी में कीर्ति पताका और कीर्ति लता की रचना की, है ना। मैथिली पदावली 1403 में, तथा गोरक्ष विजय नाटक आचार्य देवसेन के ग्रंथ हैं, है ना, इनको भी अपन को याद रख लेना। श्राप का चार, नए चक्र, दर्शन सार, और दोस्तों ये भाव आचार्य देवसेन के ग्रंथ देखें तो ये देखो श्राप का चार, नए चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, ये सभी आचार्य देव के माने जाते हैं, ठीक है, देवसेन के। और गोरखनाथ के काव्य का जो संकलन दोस्तों पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन किया था गोरखवाणी नाम से। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि गोरखवाणी नाम से दोस्तों गोरखनाथ के रचनाओं का संकलन किसने किया गोरखवाणी नाम से? तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना। फिर बात करें ज्योतिरीश्वर ठाकुर की, वर्ण रत्नाकर, ये तो आपको सभी पता है कि वर्णों को हमें पढ़ना है ज्योति से, तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ठीक है, वेरी गुड आंसर। फिर अगला चलते हैं दोस्तों, यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा प्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा प्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले में शामिल नहीं है। रामचंद्र शुक्ल नहीं है, मोहनलाल दोस्तों मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या नहीं है, गौरी शंकर हीरानंद ओझा नहीं है, या फिर डॉक्टर बुलर नहीं है। तो जल्दी से सभी लोग चयन करेंगे, है ना। उत्तर क्या हो जाएगा?
उत्तर बताएंगे। ठीक है, यहां पर आपको बताना है परीक्षा गुरु उपन्यास है, वो गुरु परीक्षा नहीं, परीक्षा गुरु है ना। यहां पर अपन ने देखा कि जो अप्रामाणिक मानने वालों विद्वानों में नहीं है, जैसे रामचंद्र शुक्ल तो अप्रामाणिक मानते हैं, है ना, और गौरी शंकर हीरानंद ओझा ये भी मानते हैं, डॉक्टर बुलर भी मानते हैं। तो अप्रामाणिक मानो, मैंने बहुत अच्छे से पेड क्लास में इसको ट्रिक से बताया है कि किसने अप्रामाणिक माना और किसने प्रमाणिक माना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना। तो यहां पर अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है, तो कौन नहीं है? मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, इन्होंने अप्रामाणिक नहीं माना दोस्तों। तो आपका उत्तर बी की तरफ चला जाता है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासू को मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने सर्वथा प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं, है ना, ये आपको याद रखेंगे। और यहां पर प्रमाणिक, अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक बारे जो ग्रंथ हैं वो देखो, श्याम सुंदर दास प्रमाणिक मानते हैं, मिश्र बंधु प्रमाणिक मानते हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ये प्रमाणिक मानते हैं, कर्नल टॉड, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोतीलाल मेनारिया ये सभी प्रमाणिक मानते हैं दोस्तों। अप्रमाणिक मानने वालों में देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, देवी प्रसाद हैं, कविराज श्यामल दास हैं, गौरी शंकर ओझा हैं, बुलर हैं, है ना, और दोस्तों राम कुमार वर्मा, मुरारी दान जी ये सभी अप्रमाणिक मानते हैं। अर्ध प्रमाणिक कौन मानते हैं? मुनि जय विजय हैं, मोहन सिंह हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्ध प्रमाणिक, है ना, डॉक्टर सुनीति कुमार चतुर्जी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, और अगर चंद नाहट ये अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, तो इनको अपन को अर्ध प्रमाणिक, प्रमाणिक इन सभी को याद करना है, यहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए इनको याद करना है। मोरा जोबना नबेलरा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरे माल। तो यहां पर आपको बताना, हाँ बुलर ने जाली ग्रंथ कहा था इसे अर्शदीप, बहुत बढ़िया। यहां पर आपको बताना है कि मोरा जोबना नबेलरा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरे माल। उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? धर्मदास हैं, अमीर खुसरो हैं, दरिया साहब हैं, या फिर यारी साहब हैं। तो यहां पर 44 का उत्तर सभी लोगों को चयन करना है। जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर देना साथियों, है ना, और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो एडमिशन जरूर ले लेंगे। मोरा जोबना नबेलरा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरे माल। तो यहां पर उत्तर चला जाता है अमीर खुसरो। ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। बोले सर अमीरों के यहाँ अगर लाल हो जाए तो गुलाल उड़ाते हैं, गुलाल। मोरा जोबना नबेलरा भयो है गुलाल, गुलाल उड़ाओ, बोले अमीरों के यहाँ ऐसे ही होता है, गुलाल उड़ाओ गुलाल। तो यहां पर आपका बी नंबर अमीर खुसरो बिल्कुल सही है। मोरा जोबना नबेलरा भयो है गुलाल, अमीर खुसरो, है ना। बरनों में साहब तुम्हारी रचरना, संतन सुख लायक दायक प्रभु दुख हरना। ये धर्मदास की पंक्ति है। ये दोनों ही पंक्ति इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रख लेना। फिर यहां पर सुमेलित करना है राउलवेल के रचनाकार कौन है, कुमार रासू की रचनाकार कौन है ना, चंदनवाला रास की रचनाकार कौन है, योगचर्या की रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। राउलवेल ये बताना है, राउलवेल ये किसकी रचना है ये बताओ। ये बताना है हमें कि राउलवेल, कुमार रासू, चंदनवाला रास या फिर योगचर्या। तो यहां पर दोस्तों राउलवेल अपन ने पढ़ ली थी, बोले सर रोड़ा कभी लगा दो, मैंने लगा दिया। खुमार रासो, तो खुमार रासो गुमान हो जाता है अगर दल के विजय बन गए, तो उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? दलपति विजय। ठीक है, तो चंदन वाला रास ये आसगू कवि की है। योगचर्या की रचनाकार कौन है? तो जल्दी से बताओ ये योगचर्या किसकी रचना है। अब एक चीज आपकी यहाँ पर दोस्तों बताना होता है आपको, और योगचर्या बताना है। बोले सर योग माया तो ये सिद्धों ने नाथों ने किया है ना, तो यहाँ पर डोम्भिपा चला जाता है। तो यहाँ पर राउलवेल, रोड़ा कवि, कुमार रासो दलपति विजय, चंदन वाला रास डोम्भिपा, है ना, ये चंदन वाला रास आसगू कवि, और योगचर्या डोम्भिपा की रचना है। ठीक है, इनको हमें याद रख लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, सीधा सीधा दिया है, राउलवेल रोड़ा, कुमार रासो दलपति विजय, चंदन वाला रास आसगू की रचना है, और योगचर्या डोम्भिपा की रचना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता बताना है। अब हट्ट की, अपभ्रंश की, मैथिली या फिर ब्रज की मानी जाती है। कौन कौन साथी ऐसे हैं जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, और कौन कौन साथी ऐसे हैं
जो 10 तारीख की जो टेस्ट प्रतियोगिता है उसमें भाग ले रहे हैं, है ना। अनेकों टेस्ट होते रहते हैं दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में। तो आज ही आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड करना है। और कीर्तिलता किस भाषा की रचना है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो यहाँ पर आपका कीर्तिलता की जो रचना कीर्तिलता है दोस्तों, ये अपभ्रंश की मानी जाती है, कि अभट्ट की मानी जाती है, कि मैथिली की मानी जाती है। तो यहाँ पर आपको याद रख लेना, यहाँ पर जो आंसर है वो उत्तर है आपका अभट्ट। ठीक है, अभट्ट आपका सही होगा। ये कीर्तिलता अभट्ट की मानी जाती है दोस्तों, अभट्ट, है ना, इसको याद रखेंगे। विद्यापति दोस्तों, ये इनकी कीर्तिलता कीर्ति पताका ये अभट्ट की रचनाएं हैं, ये भी याद रख लेना। ठीक है, और पदावली इनकी मैथिली की रचना मानी जाती है ना, इनको आपको याद रख लेना अभट्ट। और दोस्तों इसकी पूरी रचनाएं दी है, ये संस्कृत की आपकी 13 रचनाएं दी हैं इनकी, ये अभट्ट की रचनाएं दी हैं पूरी अभट्ट की, है ना। कीर्तिलता कीर्ति पताका ये मैथिली पदावली पदावली मैथिली की दी है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि आदिकाल में किस कवि ने अभट्ट भाषा में रचना की। सरल क्वेश्चन, है ना। अमीर खुसरो, कुतुबन, मंझन या फिर अब्दुल रहमान। अब यहाँ पर 4 विकल्प आपको दे दिए गए कि आदिकाल में किस कवि ने अभट्ट भाषा में रचना की है। अभट्ट में आदिकाल में पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो आदिकाल में बताना है। और फिर 4 विकल्प आपको दिए गए, तो 4 में से आपको चयन भी करना है कि अभट्ट में जो रचना की है वो किसने की है। शशि त्रिपाठी जी, अर्शदीप, राजेश जी, सभी लोग बताएंगे। रोशन लाल जी, उर्मी उर्मी, आदिकाल में किस कवि ने अभट्ट भाषा में रचना की थी। तो उत्तर हमें बताना है ना। उत्तर आपका सही हो जाएगा, आदिकाल में किस कवि ने अभट्ट भाषा में रचना की थी। तो वो कवि थे अब्दुल रहमान। कौन थे? अब्दुल रहमान, जिसे अद्दह मानवी कहा जाता है अब्दुल रहमान को। इनकी रचना थी संदेश रासक, है ना। और संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है जो अभट्ट भाषा में लिखा गया। और देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है ना। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। और यह एक विरह काव्य है जिसका रचना काल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है और 13वीं शताब्दी का प्रारंभ माना है। जबकि मंझन एवं कुतुबन की जो भाषा है वो अवधी भाषा मानी जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है दोस्तों। क्या याद रख लेना कि आदिकाल में किस कवि ने अभट्ट भाषा में रचना की। तो वो की है अब्दुल रहमान ने। ठीक है, अब्दुल रहमान, आपको पता है इनकी रचना कौन सी है, संदेश रासक है। संदेश रासक की अभट्ट में इन्होंने रचना की। और संदेश रासक को आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है, ये भी आपको याद रख लेना, आदिकाल का मेघदूत। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फारसी का यह कथन कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, तुम्हें मुझसे जो कुछ पूछना हो तो हिंदी में पूछो, तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ये बताना है क्वेश्चन, ये कथन किसका है। और अपन ने पहले भी पढ़ा है कि हिंदुस्तान तूती हिंद कहा जाता है इन्हें, है ना। तो उत्तर आपको चयन करना है यहाँ पर कि फारसी का यह कथन किसने कहा था कि मैं हिंदी की तूती हूं, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना हो तो हिंदी में पूछो, तब मैं सब कुछ बता दूंगा, है ना। तो यहाँ पर आपका 48 का आंसर चला जाता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो तूतीए हिंद, एटा में इनका जन्म हुआ था अमीर खुसरो साहब का, है ना। इनको याद रखेंगे। और दोस्तों फारसी का यह कथन कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, तुम्हें मुझसे जो कुछ पूछना है हिंदी में पूछो, तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अमीर खुसरो की यह विदित है कि अमीर खुसरो खड़ी बोली का साहित्य में सर्वप्रथम प्रयोक्ता हैं। और इनकी पहलियां मुकरियां एवं 2 सुकने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। ठीक है, आदिकाल को बताना है कि अन्य किस नाम से जाना जाता है। बढ़िया प्रश्न है, आसान प्रश्न है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं दोस्तों। आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वीरगाथा काल, आधुनिक काल, छायावादी काल या फिर प्रगतिवादी काल। और 49 का आपका राइट आंसर आपको चयन करना है। विमलेश जी, हरिओम जी, लवली जी, प्रीति जी, मोहित जी, सभी लोग आंसर बताएंगे कि आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपने चयन किया है, सुधा जी चयन किया है वीरगाथा काल, आदिकाल को वीरगाथा काल। अब यहाँ पर पूरे नाम आ गए दोस्तों, इनको भी हम पढ़ेंगे कि आदिकाल को वीरगाथा काल से नाम से जाना जाता है। विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल का नामकरण इस प्रकार से किया है, देखें। डॉक्टर गिरियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा, ठीक है। और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे कहा। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, है ना। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा।
सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी और चारण काल या संधि काल राम कुमार वर्मा ने कहा। ठीक है, तो यहां से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन इतने से ही बन जाता है दोस्तों। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चारण काल किसने कहा, तो ऑप्शन में ग्रियर्सन होगा तो ग्रियर्सन, और राम कुमार वर्मा होगा तो राम कुमार वर्मा। ठीक है, आदिकाल किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वीरगाथा काल किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, सिद्ध सामंत युग किसने कहा, सिद्ध सामंत काल किसने कहा, तो राहुल सांकृत्यायन ने। बीज वपन काल किसने कहा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आज की जो क्लास है अपन ओवर करते हैं।